हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेज वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस जो है वो लाप्लास की इक्वेशन को सॉल्व किए बिना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ निकालने की एक सिंपल मेथड है। ठीक है, उसके अंदर हमने सबसे पहले चार्ज की वैल्यू निकाल दी थी कि कंडक्टिंग प्लेन के नियर में जो ये क्यू डैश होता है इसकी वैल्यू क्या होती है और ये कितना डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, और उसके बाद अब हमने सेकंड नंबर पे स्टार्ट किया था पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का टॉपिक। उसमें हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, जो इसके बराबर आया था। इस वीडियो में अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये पॉइंट था M, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक R की डायरेक्शन में और एक थीटा की डायरेक्शन में। ठीक है, ER और E थीटा। तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट हम ER कंसीडर कर लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट हम E थीटा कंसीडर कर लेते हैं और दोनों की वैल्यू को हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। अब ER जो होता है, ER और फाई में क्या रिलेशन है? ER जो होता है वो माइनस डेल फाई अपॉन डेल R के बराबर होता है। यानी हमें बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेते हुए सिर्फ R के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इस वाले इक्वेशन का। तो फाई की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। तो माइनस डेल बाय डेल R क्या हो जाएगा? यहाँ पर फाई की जगह पर बनेगा KQ 1/R माइनस, यहाँ पर मैं इसकी पूरी वैल्यू उतार लूँगी। अब मुझे इसका करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू R। तो सबसे पहले तो ये वाली टर्म जब माइनस में जाएगी तो KQ हमारा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो KQ बाहर आ जाएगा। फिर जब ये नेगेटिव में जाएगा तो माइनस ये है 1/R। 1/R का डिफरेंशिएशन होता है -1/R², है ना। d/dr ऑफ 1/R क्या होता है? -1/R²। ये चीज़ होती है। जब ये माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा 1/R²। ये हुआ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। जब सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 1/√x, इसको हम पूरा x कंसीडर कर लेते हैं। तो 1/√x का फॉर्मूला होता है 1/√x को हम इस तरह से ले सकते हैं x टू दी पावर -½ और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन जाएगा -1/2 x टू दी पावर -3/2। सीधा सीधा मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका जब डिफरेंशिएशन बनेगा तो ये बनेगा माइनस का 1/2 और 1/ ये हमारी जो पूरी टर्म है इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि -3/2 है तो वो नीचे आकर के 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद हमें x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी ये जो फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगी तो R² का हो जाएगा 2R। ठीक है, ये वाली जो टर्म है 4D², ये पूरी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। और इस वाली टर्म में 4 कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है और cos थीटा भी कांस्टेंट है। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू R और यहाँ पर ये जो R बचा उसकी जगह पर हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन 1। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। KQ 1/R² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 से। इस पूरी टर्म में से हम 2 को कॉमन लेके कट कर देंगे ऊपर से, तो क्या बचेगा? एक तो बचेगा R प्लस इसमें से 2 बाहर गया तो 2D cos थीटा और अपॉन R² प्लस 4D² प्लस 4RD cos थीटा टू दी पावर 3/2। ये बनी हमारे ER कंपोनेंट की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ R। इसके एक घटक की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसके सेकेंड कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे E थीटा। E थीटा जो होता है वो -1/R डेल फाई अपॉन डेल थीटा के बराबर होता है, यानी मुझे सीधा सीधा 1/R से मल्टीप्लाई करना है और थीटा के रेस्पेक्ट में फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं पहले फाई की वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फाई की वैल्यू लिख ली है। अब मुझे इसका क्या करना है? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो KQ कांस्टेंट है तो -KQ/R बाहर आ जाएगा और जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो थीटा के रेस्पेक्ट में R इस बार हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। पहले R के रेस्पेक्ट में थीटा कांस्टेंट हुआ था, इस बार हमारा R कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये है 1/√x। अभी हमने देखा था 1/√x
x जब होता है तो उसका हो जाता है -1/2 x टू दी पावर -3/2, यानी -1/2 1/x टू दी पावर 3/2। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूँगी तो वो बनेगा -1/2 1 ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी इसकी पावर 3/2, और इस टर्म का फिर हम x का थीटा के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो r² का डिफरेंशिएशन 0, 4d² का डिफरेंशिएशन भी 0 क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4dr कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ आगे -sin थीटा। अब मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि KQ/R, सबसे पहले तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर वापस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली मेरा आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ बनेगा 4dr, सबसे पहले तो 2 से इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 2dr साइन थीटा अपॉन अंडर ये r² प्लस 4d² प्लस 4dr कॉस थीटा टू दी पावर 3/2। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी KQ 2d साइन थीटा और फिर अपॉन r² प्लस 4d² प्लस 4dr कॉस थीटा टू दी पावर 3/2। ये मिली हमें ई थीटा की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे घटक, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू। तो जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करनी होगी तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन सब चीज़ों को यूज़ करके ER कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से ई थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों ही कंपोनेंट के इस तरह से वैल्यू रख करके दोनों ही कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करके रूट निकालेंगे तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चालक तल के किसी बिंदु पर प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्ज ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेन। तो ये जो हमारा कंडक्टिंग प्लेन है इसके किसी पॉइंट पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, हम वो चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चार्ज का आवेश घनत्व निकालेंगे, प्रेरित आवेश घनत्व। पहले हम आवेश घनत्व निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम टोटल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी होती है हमारी सिग्मा। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। ये चीज़ हमें यहाँ से सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पॉइंट A पर जो प्लस Q चार्ज रखा है उसकी वजह से D पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू प्लस Q चार्ज। प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R², ये उसकी वैल्यू होती है। तो KQ चार्ज कितना है, प्लस Q अपॉन R²। R क्या होगा, A की D से डिस्टेंस। अब ये चीज़ हमने कल देख ली थी कि ये वाली डिस्टेंस x है, ये D है, तो ये डिस्टेंस होगी √x² प्लस D²। तो यहाँ बनेगा √x² प्लस D²। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी प्लस Q चार्ज की वजह से, वो इस डायरेक्शन में होगी। अब ये अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगी, एक होगा पैरेलल कंपोनेंट और एक होगा प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इस माइनस Q चार्ज की वजह से होगी। इसको मैं E' लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण बराबर है, तो ये भी अपने दो घटकों में टूटेगी। एक बनेगा यहाँ पर, अब क्योंकि ये चार्ज माइनस Q है तो ये E' इस तरफ नहीं होगा, ये E' होगा इस वाली डायरेक्शन में। ये है हमारा प्लस Q की वजह से E और ये होगा हमारा E'। अब ये भी अपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, एक टूटेगा इस तरफ और एक टूटेगा इस तरफ। तो ये जो दोनों पैरेलल कंपोनेंट है ये एक दूसरे के बराबर और अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के हमें ये लंबवत घटक पर ही फोकस करना है, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर फोकस करना है। तो मैं मान लेती हूँ इस एंगल को कि ये एंगल हमारा क्या है, अल्फ़ा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ दो कंपोनेंट, और वो भी कैसा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पर लिख लेती हूँ कंपोनेंट पैरेलल टू P P'। ये जो हमारा
ये जो हमारा प्लेन है इसके पैरेलल में इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस तरफ यानी अल्फ़ा पर। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा माइनस का के क्यू कॉस अल्फ़ा, ये जो एंगल है वो अल्फ़ा है, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से है लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कंपोनेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो ये एंगल भी अल्फ़ा बनेगा। अब अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ देखिए ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो मैं इस ट्राइंगल में कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाऊँ, कॉस थीटा, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। तो बेस है इसका d और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मुझे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या मिलेगा, माइनस के क्यू डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और उसका स्क्वायर, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है तो मुझे इस आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी थी, और अपॉन में एक और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया जो कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थी। तो इसको मुझे सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस के क्यू डी, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर रूट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो कुल मिलाकर के मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये कंपोनेंट है हमारा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हमने प्लस क्यू की वजह से ये कंपोनेंट निकाला है, इसी तरह से हम माइनस क्यू की वजह से भी इसका कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब माइनस क्यू की वजह से भी मुझे सेम चीज़ मिलेगी। अब फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के तो ऐसे ही रहेगा, क्यू इस बार हमारे पास माइनस क्यू है, माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस क्यू की इससे डिस्टेंस, ये चीज़ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से वही बात है, इसका अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका मैं लूँगी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा के माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा माइनस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये है हमारा ड्यू टू माइनस क्यू, और सेम वैल्यू हमें मिली थी ड्यू टू प्लस क्यू। तो अगर मैं टोटल इंटेंसिटी निकालूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों चीज़ें ऐड हो जाएगी, दोनों सेम चीज़ है। ये भी माइनस के क्यू डी अपॉन पावर 3/2 और यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ मिली थी। दोनों को प्लस करके मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ -2 के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू। ये हमने किसी पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। प्रीवियस टॉपिक में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट एम पर कैलकुलेट किया था। अभी हमने इसी प्लेन पर प्रेजेंट पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। अब इसको यूज़ करके हम सिग्मा निकालेंगे। अब अगर हम गॉस का लॉ यूज़ करें, यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस का जो लॉ होता है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है गॉस का लॉ। यहाँ पर से मुझे सिग्मा क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो -2 के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई।
सॉरी के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। इसे मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगी तो मुझे सिग्मा की वैल्यू मिलेगी -2kqd/0 अपॉन 4πε0 x² + d² 3/2। ε0 से ε0 एलिमिनेट हो जाएगा तो सिग्मा की फाइनल वैल्यू बचेगी -qd/2π 3/2। ये है हमारी सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टिंग प्लेन। कंडक्टिंग प्लेन के किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट कंडक्टिंग जो प्लेन है उस पर टोटल कितना चार्ज इंड्यूस होगा। चालक तल पर प्रेरित कुल आवेश, यानी हमारा जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन होगा उस पर टोटल कितना चार्ज आया। अभी तक जो हम ये डॉट डॉट करके दिखा रहे थे, ये वाली चीज़ जो हमने बनाई थी, अब उस प्लेन को मैंने पूरा ड्रॉ किया है। इस प्लेन पर टोटल चार्ज कितना होगा ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन को छोटे छोटे सर्कल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो पहला सर्कल है उसकी रेडियस मैंने x मानी है और जो इसका नेक्स्ट सर्कल होगा उसकी रेडियस हो जाएगी x + dx। ठीक है, अभी हमने सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट किया। सिग्मा होता है dq/dA। यहाँ से अगर मुझे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, dq = सिग्मा dA। यहाँ से मुझे चार्ज एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें इस कंडक्टिंग प्लेन पर टोटल इंड्यूस्ड चार्ज को कैलकुलेट करना होगा। अब हमें सबसे पहले dA चाहिए। तो इस जो हमारी ये छोटी सी लेयर बन रही है इन दोनों के बीच में जो एरिया एलिमेंट है dA, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो ये होगा x πr² होता है सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा πx + dx² - πdx²। ये चीज़ होगी, यानी हमें इस बीच वाली लेयर का एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। πx² + 2πx dx + πdx² - πdx²। तो πdx² से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचा πx² + 2πx dx। इसकी जो रेडियस है ये x है, तो यहाँ पर बनेगा πx²। तो यहाँ से πx² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बची πdx²। अब dx जो है वो टेंड्स टू 0, यानी dx बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर एक और भी छोटा नंबर आएगा, यानी ये जो टर्म है वो हमारी नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत कम वैल्यू देगी, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो dA की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 2πx dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करके सिग्मा के साथ q की वैल्यू निकालेंगे। अभी जो हमने सिग्मा कैलकुलेट किया था वो मैं लिख लूँगी -qd अपॉन 2πx² + d² 3/2 इंटू 2πx dx। अब मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना है और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और q और d कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले लेंगे। माइनस का qd बाहर आ गया। अब हमारे पास बचा x dx अपॉन x² + d² 3/2। अब मैं इस वाली टर्म को t लूँगी, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे हम। तो x² + d² को मैंने t कंसीडर कर लिया। 2x dx = dt। यहाँ से मुझे x dx मिला dt/2, तो इसे मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ dt/2 से। तो ये बनेगा 1/t⁵ इंटू dt। अब बस जब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी -1/t⁵1/2। मैंने इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दिया और मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगी 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि मेरा जो ये प्लेन है ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, यानी अनंत विस्तार का चालक। तो इसकी लिमिट्स हम क्या लगाएंगे, 0 से इनफाइनाइट। अब t की वैल्यू लगा देनी है और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/x² + d² 1/2 0 to इनफाइनाइट। x की वैल्यू पुट करनी है हमें और
यहाँ से मुझे जब मैं पहले x की जगह पर इन्फाइनाइट रखूँगी, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, जब मैं x की जगह पर इन्फाइनाइट रखूँगी तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट यानी 0 हो जाएगा। और दूसरी बार जब मैं x की जगह पर 0 रखूँगी तो सबसे पहले ये बनेगा -1 अपॉन डी स्क्वायर टू दी पावर हाफ, यानी मुझे किसके बराबर मिलेगा, QD, और यहाँ बनेगा -1 अपॉन डी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज की टोटल वैल्यू मिलेगी हमें -Q, यानी हमारा जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है उस पर जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो हमारा -Q के बराबर होगा। जो पूरा ये प्लेन हमने शुरुआत में लिया था, इस पूरे प्लेन पर +Q की तरफ जितना भी चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी -Q। अब अगर हमें दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। Q1 की वैल्यू है +Q, Q2 की वैल्यू है -Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2D। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -KQ स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। ये है दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू। यहाँ हमारा मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारी EMT की यूनिट सेकेंड भी ख़त्म होती है।